का नाम ये दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से खबरों पर चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आप देखिए ये ऑन द शो। शुरुआत कहां से करेंगे? आज शुरुआत होगी मौसम की खबर के साथ, उसके बाद बात होगी अनाजों की। उत्पादन बढ़ा तो पूरा क्यों नहीं हुआ गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य? किसानों से सस्ता दूध खरीदकर महंगा बेच रही कंपनियां, मेडिकल उपकरणों पर मिलेगी पहले से ज्यादा जानकारी। अनचाहे मैसेज पर जल्द लगेगी लगाम। हर सौदे पर वायदा बाजार का जोखिम बताएगा आपका ब्रोकर। और अगर आप 2000 का नोट जमा करने बैंक जा रहे हैं या कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि ये आपको जोखिम में डाल सकता है। इनकम टैक्स वालों को आपके घर भेज सकता है। क्या तैयारी सरकार कर रही है? आयकर विभाग क्या कर सकता है? इसके पीछे की पूरी कहानी आज आप दिन की सबसे बड़ी खबर में जानेंगे, समझेंगे। लेकिन शुरुआत मॉनसून की खबर के साथ। देश में इस साल सामान्य मॉनसून है। केरल में मॉनसून की शुरुआत जून के पहले हफ्ते यानी 4 जून से हो सकती है। मौसम विभाग ने आज ये अपना ताजा अपडेट दिया है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल मार्च से मई की अवधि में प्री मॉनसून अच्छी बारिश देखने को मिली। देश के कुछ इलाकों में गर्मी से निजात मिलने की संभावना है इससे। हालांकि पश्चिम मध्य भारत, पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है तापमान में। यह अनुमान भी मौसम विभाग की तरफ से आया। सर, और कुछ कहा पूर्वानुमान में? शुभम, इस साल मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान देने का तरीका बदला है। आमतौर पर मौसम विभाग अपने लॉन्ग रेंज के पूर्वानुमान शुरू करता है और उसके बाद फिर मानसून की तारीख करीब आते आते और भी पूर्वानुमान जारी करता है। पर जो आज मौसम विभाग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेज जारी किया है, जो पूर्वानुमान दिया है, ये उसके जो लॉन्ग रेंज के पूर्वानुमान है उसका अपडेट है। लॉन्ग रेंज का पूर्वानुमान का मतलब ये कि जो अनुमान मानसून आने से पहले किया गया था, और उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें समझ में आई हैं। ये आंकड़े आपके सामने आपको करीब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो ये जून का है। और पहली बार मौसम विभाग ने, शुभम, केवल जून की भविष्यवाणी की है, जुलाई की बारिश की भविष्यवाणी नहीं की। जुलाई के बारे में क्या कहा है हम आगे बताएंगे। जून में यह माना गया, जून के बारे में बताया है मौसम विभाग ने कि अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होगी। इस आंकड़े में जो आपको पीला या हल्का सा पीला हिस्सा दिखाई दे रहा है वो सामान्य से कम बारिश का है, जबकि कुछ हिस्सों में सामान्य बारिश का अनुमान है। मानसून अपने निर्धारित समय से थोड़ा देरी से 4 जून को आ रहा है, ये पूर्वानुमान बताता है। और 4 जून के बाद जून के महीने में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। पूरे मानसून मौसम के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून का जो पूर्वानुमान है वो इस स्क्रीन पर दाहिने तरफ है। इसमें अगर आप पुराने अनुमान को देखें तो भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य, उससे सामान्य कम बारिश होने का अनुमान अपने पहले पूर्वानुमान में, पहले फोरकास्ट में मौसम विभाग ने लगाया था। वो पूर्वानुमान अभी कायम है। अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि जुलाई और अगस्त के महीनों में क्या होगा। शुभम, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने ही सबसे महत्वपूर्ण मानसून के महीने हैं। उन महीनों के बारे में मौसम विभाग ने कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। अगर आप बड़ी सुर्खियों में जाएं तो मानसून सामान्य रहेगा, ये बात दोहराई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि जो पैसिफिक और इंडियन ओशन में समुद्री तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जो सरफेस टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, जो कि एल निनो का संकेत है, इस पर मौसम विभाग नज़र रख रहा है, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। और IMD जुलाई का फोरकास्ट जून के आखिरी हफ्ते में जारी करेगा। यानी इस बार आपको मानसून की जानकारी किश्तों में मिलेगी, एक बार में नहीं मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग को भी ये नहीं पता है कि जून के महीने में केरल के तट पर पहुंचने वाला मानसून उसके आगे किस तरीके का व्यवहार करेगा। और इसलिए बारिश को लेकर जुलाई और अगस्त के महीनों की बारिश का अनुमान जून के अंत में आएगा। तो ये रहा मानसून का अपडेट जो हमारे सामने आज आया है। इसके अलावा कल सरकार ने उत्पादन का अग्रिम अनुमान जारी किया। ये तीसरा अग्रिम अनुमान था। अनाज उत्पादन के मोर्चे पर राहत की खबर आई। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 330.5 मिलियन टन होने का है, जबकि पिछले साल ये 315.6 मिलियन टन रहा था। मौसम खराब होने की वजह से आशंका जताई जा रही थी कि गेहूं की फसल पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। आशंका ये थी कि उत्पादन घट सकता है, लेकिन ताजा अनुमान में गेहूं के उत्पादन में 5 मिलियन टन की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। 2022-23 में देश में गेहूं का उत्पादन 112.7 मिलियन टन होने का अनुमान है। सरकार ने दूसरे अग्रिम अनुमान में जब आंकड़े जारी किए थे तो इसमें
हल्की कमी थी। दूसरे अग्रिम अनुमान में ये कहा गया था कि 112.18 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होगा। सर, अगर बेमौसम बारिश ने गेहूं की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाया, गेहूं का उत्पादन पहले से ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद भी सरकारी खरीद क्यों नहीं पूरी हो पाई? ये अनुमान ज़मीनी वास्तविकता से थोड़ा अलग सा दिखता, असंगत सा लगता है। जैसा शुभम ने संकेत दिया कि यदि सरकारें मान रही है कि बेमौसम बारिश के बाद भी फसल ख़राब नहीं हुई, जबकि सरकार ने बेमौसम बारिश के दौरान फसल ख़राब होने की बात स्वीकार की थी और एफसीआई से कहा था कि वो ख़राब और जो मॉइस्चर वाला गेहूं खरीदे। दूसरी चीज़, अगर ये अनुमान कह रहा है कि भारत में अनाज उत्पादन इस साल बढ़ेगा, तो फिर सरकार के पास पर्याप्त खरीद आनी चाहिए। तो इसकी दो वजह हो सकती हैं। क्या यदि हमें माने कि ये अनुमान सही है या आकलन सही है कि भारत में अनाज का उत्पादन पिछले साल की तुलना में ज़्यादा हुआ है, तो सरकार को अपना भंडार भरने में दिक्कत दो वजह से हुई। पहली तो एक वजह ये कि इस किसानों ने शायद बाजार में कीमतें बढ़ने की संभावना के कारण सरकार को गेहूं बेचने की इच्छा नहीं जताई या आगे जाना स्वीकार नहीं किया। और ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि सरकार सबसे बड़ी ग्राहक है भारत में गेहूं की, लेकिन इस पिछले 1 साल 1.5 साल से अनाज के बाजार में जो तेज़ी बनी हुई है उसे देखते हुए किसानों ने उस पूर्वानुमान में गेहूँ को अपने पास रख लिया है। दूसरी चीज़ ये कि इसी साल अनाज की खरीद के साथ सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को भी मंडियों में जाकर खरीद करने की और अनाज खरीदने की छूट दी थी और ये कहा था कि हम इसे प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। बल्कि आपको याद होगा कि प्राइवेट बायर्स ने या प्राइवेट कंपनियों ने इतनी प्रतिस्पर्धा की एफसीआई के साथ कि मध्य प्रदेश जैसे कुछ इलाकों में तो उस खरीद पर रोक भी लगानी पड़ी, उसके मूवमेंट पर रोक भी लगानी पड़ी। तो दूसरी वजह हो सकती है कि अगर उत्पादन अच्छा हुआ है तो प्राइवेट कंपनियों ने बड़े मात्रा में खरीद की और अपने भंडार भरे हैं। एक चीज़ जो इस पूरे घटनाक्रम में या इस पूरे आकलन में चौंकाने वाली है कि अनुमान उत्पादन का अनुमान बढ़ने, यानी कि ज़्यादा उत्पादन होने की संभावना, किसानों के पास गेहूं होने की संभावना और प्राइवेट सेक्टर से गेहूं खरीदे जाने की संभावना, ये तीनों चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अनाज की कीमतें कम होनी चाहिए, बाजार में महंगाई नहीं होनी चाहिए। पर हम ये देख रहे हैं कि अभी भी बाजार में गेहूं की कीमतें सरकार के जो समर्थन मूल्य उससे ऊपर बनी हुई हैं और जो अंतर्धारणा है बाजार में वो अनाज की कीमतों में महंगाई बने रहने की। तो ये वास्तविकता क्या है इस आंकड़े के, इस अनुमान की, ये हमें तब पता चलेगा जब रबी सीजन पूरा हो जाएगा और हमारे पास अंतिम खरीद के आंकड़े, अंतिम उत्पादन के आंकड़े आ पाएंगे। सरकार मौसम खराब रहेगा, मानसून सामान्य रहेगा, भले ये मौसम विभाग कह रहा हो, लेकिन सरकार तैयारी कुछ और ही कर रही है। अल नीनो की भविष्यवाणी के बीच सूखे जैसी समस्या की आशंका को देखते हुए सरकार खरीफ बीज के रिजर्व को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सरकार खरीफ बीज के रिजर्व को 4% तक बढ़ा सकती है। सामान्य तौर पर सरकार 1% का भंडार रखती है। खरीफ बीजों के लिए इस रिजर्व को 15 अगस्त के बाद वितरण किया जाएगा। 15 अगस्त तक इसका वितरण नहीं होगा। सर, कैसे होगा इसका इस्तेमाल रिजर्व का? सूखे की तैयारी शुरू हो गई है और आप एक तरफ देखें कि मौसम विभाग दो तरीके की बात कह रहा है। मौसम विभाग ने अपने पहले वाला जो पूर्वानुमान था उसमें एल नीनो की आशंका जाहिर की थी और ये कहा था कि एल नीनो जून से सितंबर के बीच में, खासतौर से जून के दूसरे हाफ से लेकर जुलाई से सितंबर के बीच में और अगस्त सितंबर के महीनों में असर करेगा और मानसून कमज़ोर रहेगा, सूखे की संभावना है। उस आधार पर सरकार ने बीजों के संग्रह की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार के पास एक व्यवस्था है जिससे सूखे से निपटने के लिए ऐसे बीजों का भंडार बनाया जाता है जो भंडार में ये बीज कम बारिश में या कम पानी में भी उगाए जा सकते हैं। खासतौर से धान के बीज हैं। खरीफ सीजन के लिए करीब 6,40,000 कुंटल के आसपास का भंडार बनाने की बात की गई है। ये 15 अगस्त तक की बुवाई की परिस्थिति के आधार पर देखा जाएगा कि यदि 15 अगस्त तक बुवाई नहीं होती और सूखे की संभावना बनती तो ये बीज किसानों को वितरित किए जाएंगे। इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण ध्यान रखने की कि इस साल आपको मौसम और मानसून की खबर पर बहुत तेज़ी से अपडेट मिलेंगे। उसकी वजह ये कि प्रति सप्ताह मानसून की दृष्टि से नाजुक है। मानसून सफल होगा या असफल होगा इसकी, या सूखे की कितनी संभावना होगी शुभम, इसकी का पहला ठोस संकेत शायद हमारे पास 15 जून तक आ जाएगा। 15 से 16 जून तक हमें स्पष्ट हो जाएगा कि मानसून की गति कैसी है और बारिश की स्थिति क्या रहने वाली है। और यही वजह है कि मौसम विभाग ने जुलाई का कोई पूर्वानुमान हमें नहीं बताया है, क्योंकि मानसून के ऑनसेट होने के बाद परिस्थिति क्या रहने वाली। बहरहाल सरकार ने सूखे से निपटने के लिए बीज के संकट के लिए भंडार बनाने शुरू कर दिए हैं। देश की प्रमुख डेयरियों ने किसानों से दूध की खरीद का रेट घटा दिया है। पिछले 15 दिन में खरीद का रेट करीब 10% घटा है, लेकिन इसके बाद भी खुदरा कीमतों में कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि इंडस्ट्री के लोगों का ये कहना है कि उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात बस यही है कि अगले कुछ महीनों में
दूध के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। सर फिर इस कटौती का रेट घटने का फायदा किसे हुआ? ये अजीब सी परिस्थिति है। यदि किसानों से खरीदे जाने वाले दूध की कीमतें कंपनियों ने, डेयरी कंपनियों ने घटाई है, तो यानी किसानों को कम पैसे मिल रहे हैं, तो फिर उसका फायदा उपभोक्ताओं को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता भी एक तरफ से किसान भी एक तरफ से उपभोक्ता है। पर यह फैसला ऐसा लगता है इसे किसानों ने अपने होने वाले नुकसान को बचाने के लिए, अपनी बैलेंस शीट को बेहतर करने के लिए किया है। तो इसमें दोनों तरफ से, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों नुकसान में है। कीमतें नहीं घट रही हैं हमारे आपके लिए, उपभोक्ताओं के लिए जो रहते हैं, और कीमतें घट रही हैं उत्पादकों के लिए जहां पर किसान हैं। और इससे आने वाले दिनों में डेयरी कंपनियों को अपनी बैलेंस शीट बेहतर करने में तो मदद मिलेगी, पर किसान की आय में भी कमी होगी और दूध की महंगाई कम होने की गुंजाइश नहीं है, जो पिछले 2 साल से हमें भारत में जमकर बैठी हुई, जबकि भारत में दूध का उत्पादन, दुनिया में रिकॉर्ड दूध का उत्पादन होता है। डेयरी सेक्टर से जुड़ी एक खबर और है, खबर है अमूल से जुड़ी। कर्नाटक के बाद अब तमिलनाडु में भी अमूल का विरोध हो रहा है। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों का कहना है कि अमूल के आने से उनके लोकल ब्रांड को नुकसान हो रहा है। अमूल अपना कारोबार बढ़ाने के लिए नए नए बाजारों में प्रवेश कर रही है और वहाँ के किसानों से दूध खरीद रही है। इससे पहले बेंगलोर में ये शिकायत आई थी, ये मामला था। अब ये बात तमिलनाडु पहुंची है और वहाँ का जो लोकल ब्रांड है अवनी, उसने विरोध दर्ज कराया है। सर ये पूरा मामला क्या है? केंद्र सरकार ने कोऑपरेटिव कानून में एक बड़ा बदलाव किया था और उस बदलाव के तहत मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स की भी इजाज़त दी गई थी। और ऐसी कंपनियां जो देश के अलग अलग हिस्सों में, कोऑपरेटिव संगठन देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपना कारोबार कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा कोऑपरेटिव भारत में आर्थिक रूप से प्रभावित करने की दृष्टि से अमूल ही है, क्योंकि देश का वो सबसे बड़ा डेयरी कोऑपरेटिव है। ठीक इसी तरीके का विवाद हमने कर्नाटक में देखा था। अब अमूल को ये सुविधा मिल गई है कि वो इस व्यवस्था के तहत देश के किसी भी राज्य में जाकर किसानों से खरीदारी कर सके, दूध की खरीद कर सके। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन है, जो श्वेत क्रांति का शुरुआती व्यवस्था थी, उसमें शुभम हर राज्य में अपने अपने कोऑपरेटिव्स बनाए गए थे। उन राज्यों ने में अलग अलग दूध के कोऑपरेटिव्स थे, जैसे कि नंदिनी कर्नाटक में है और अवनी तमिलनाडु में है। अब यहाँ 2 बड़े कोऑपरेटिव्स, एक बड़ा कोऑपरेटिव और एक छोटा कोऑपरेटिव, इनके हितों का सीधा संघर्ष दिखाई दे रहा है। अमूल वहाँ जाकर अपना कारोबार फैलाना चाहता है, दूध खरीदा जाएगा, वो उसके बनाए हुए उत्पाद वहीं बेचे जाएंगे और उसका इस्तेमाल अमूल अपने नेशनल ट्रेड में करेगा। अवनी का और जैसे जो छोटे कोऑपरेटिव्स हैं उनके लिए चुनौती है और इसलिए ये कोऑपरेटिव एक्ट में बदलाव अब राजनीतिक रूप से बड़े खींचतान की वजह बन रहा है। तमिलनाडु की सरकार ने इसमें गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी और ये कहा है कि जो कानून में बदलाव किया गया है यहाँ के किसानों के साथ अन्याय है और ये जो मूल धारणा है कोऑपरेटिव्स की और जो व्हाइट रेवोल्यूशन की, उसके अगेंस्ट है। अब ये देखना होगा कि ये परिस्थिति और किन किन राज्यों में आती है और केंद्र सरकार इसके लिए क्या उपाय करती है। लेकिन अमूल का पूरे देश में हो रहा विस्तार राज्यों के कोऑपरेटिव के लिए चुनौती तो है ही, ये दिख रहा है। आने वाले दिनों में अगर आप किसी दुकान पर कोई मेडिकल उपकरण खरीदने जाएंगे तो उसके ऊपर पैकिंग के प्रोडक्ट से जुड़ी आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। सरकार इसकी तैयारी कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर ने डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स को एक चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि मेडिकल डिवाइस की पैकिंग के ऊपर आप खुदरा कीमत, किस देश से ये प्रोडक्ट आया है, कहाँ ये बना है, इसका आकार कितना बड़ा है और कस्टमर केयर की जानकारी क्या है, ये सारी जानकारियां आप पैकिंग के ऊपर उपलब्ध कराएं। सर ऐसा क्यों कर रही है सरकार? दवाओं की तुलना में जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जिनका जो आप ओवर द काउंटर खरीदते हैं उनमें सूचनाओं की कमी होती है। चाहे आप डिस्पोजेबल सिरिंज लेने जाएं या जो आर्थोपेडिक सपोर्ट सिस्टम्स लेने जाएं या और भी मेडिकल इक्विपमेंट्स जो आमतौर पर अस्पतालों के बाहर डॉक्टरों के रिकमेंडेशन पर दिए जाते हैं, उनके बारे में सूचनाओं की कमी होती है। खासतौर पर कुछ ऐसे उपकरण भी हैं जिनका इस्तेमाल आप घर में इन्वेसिव तौर पर करते हैं या डॉक्टरों की सिफारिश पर जिनका इस्तेमाल शरीर के भीतर डालने के लिए करते हैं, जिसमें इंजेक्शन और सिरिंज भी हैं। इस मामले में जो सबसे बड़ी दुविधा पिछले कुछ सालों में रही है वो ये कि इनका बहुत सारा उत्पादन नकली भी है और भारत में कई बार ऐसे छापे पड़े हैं जहाँ पर नकली सिरिंज बनाने की, नकली मेडिकल इक्विपमेंट बनाने की फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई। नई व्यवस्था के तहत अब दवाओं की तरह ही इनके ऊपर भी विस्तार से जानकारी देनी होगी, उसके निर्माता के बारे में, उसके उपयोगिता के बारे में, उसकी शुद्धता और उसकी एक्सपायरी डेट के बारे में, ये सारी जानकारियाँ उसमें दी जानी होंगी जिससे कि उपभोक्ता को पता चल सके कि वो जो इक्विपमेंट खरीद रहा है उस इक्विपमेंट के बारे में वो सब कुछ जानना चाहिए उसे खरीदने से पहले जिस पर लिखा है। वायदा बाजार में ट्रेड करना जोखिम भरा है। अब ब्रोकर्स आपको हर सौदे पर ये बताएंगे। ब्रोकर अब हर फ्यूचर एंड ऑप्शन कारोबार में हर ट्रेडर को डेरिवेटिव ऑर्डर पंच करने से पहले सचेत करेंगे। ये बताएंगे कि कारोबार काफ़ी जोखिम भरा है। बाजार नियामक सेबी ने आदेश दिया है ब्रोकर को अपनी वेबसाइट पर ऐसे जोखिम के बारे में आगाह करना होगा। आम निवेशकों को वायदा बाजार में जोखिम से बचाने के लिए सेबी ये कदम
उठा रहा है। सर क्यों कर रहा है सेबी ऐसा? वायदा बाजार को लेकर सेबी की दुविधा दो तरह से दिखती है। एक तरफ वायदा बाजार में ब्रोकर से कहा जा रहा है कि वो F&O ट्रेडर्स को बार बार इसके खतरों की तरफ चेतावनी दें। वो चेतावनियाँ क्या हैं वो इस तरीके की चेतावनियाँ हैं कि अगर आप F&O में ट्रेड करेंगे तो इसमें आपकी पूरी रकम डूब जाने का खतरा है, आपको शुद्ध रूप से नुकसान होने का खतरा है। आपको याद होगा कि सेबी बता चुका है कि 90% वायदा कारोबारियों को अंततः नुकसान ही होता है। इसमें आपको ज़्यादा मार्जिन मनी देनी पड़ती है, इंटरेस्ट रेट लंबा देना पड़ता है, लॉसेस 50,000 रुपये और 60,000 रुपये से ऊपर के हैं, ज़्यादातर ट्रेडिंग लॉसेस होते हैं। ये सब बताने के बाद ब्रोकर आपको वायदा सौदा पंच करने देगा या लेने देगा। तो यानी आपको पहले वायदा सौदा लेने से पहले ये सारी चीज़ें सूचना प्रक्रिया के तहत बताई जाएंगी। या सेबी ने पिछले दिनों में पिछले एक साल के भीतर वायदा सौदों को लेकर, फॉरवर्ड एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर काफ़ी सख्ती की। पर दुविधा सेबी की ये है कि एक तरफ ये सारी कोशिशें की जा रही हैं, ब्रोकरों को इस पूरी प्रक्रिया में लगाया जा रहा है कि वो लोगों को अंततः वायदा सौदे करने से रोकें। मतलब सेबी का मुख्य पर्पज़ ये है कि आप कम से कम फॉरवर्ड ट्रेडिंग करें, कम से कम फ्यूचर और ऑप्शंस के सौदे लेने जाएं। लेकिन दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंजेस ये कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग की सुविधाएं और ज़्यादा बढ़ाई जाएं, उसमें और ज़्यादा रियायतें दी जाए और सेबी को फॉरवर्ड ट्रेडिंग के मामले में बैंक में एक्सचेंजेस को और छूट देनी चाहिए। ये भी दोनों चीज़ें एक दूसरे की परस्पर अंतर्विरोधी हैं। लेकिन ये बात बार बार कही जाती है कि जो F&O सौदे हैं उनमें नुकसान और ख़तरा ज़्यादा है। तो आप भी ब्रोकर बताएं या ना बताएं, पर ये सतर्कता को तो आपको हमेशा बरतनी ही पड़ेगी। अगर आप भी अनवांटेड मैसेज से परेशान हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कुछ राहत मिले, इससे छुटकारा मिले। दूरसंचार नियामक ट्राई ने कंपनियों को 2 हफ्ते की डेडलाइन दे दी है। ये कहा है कि 2 हफ्ते के भीतर कंपनियों को मैसेज भेजने का एक तय फॉर्मेट बताना होगा। इसमें हेडर और टेम्पलेट दोनों को कंपनी की तरफ से तय किया जाएगा। जो कंपनियां 2 हफ्ते के भीतर ट्राई को अपना फॉर्मेट नहीं बताएंगी उनको मैसेज भेजने से ही रोक दिया जाएगा। क्या है सर ये टेम्पलेट? ये टेम्पलेट बनाने की कोशिश, जो लोग लगातार मोबाइल पर देख रहे हैं उनको बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं जो अलग अलग तरीके से कंपनियां छद्म रूप से भेजती हैं अपने मार्केटिंग के मैसेजेस को। अब ये मैसेजेस किसी प्राइवेट नंबर से भी आ सकते हैं, किसी सूचना में लिपट कर आ सकते हैं। कहीं इसमें बहुत सारे फेक मैसेजेस हैं जिनके जरिए डेटा की स्पैमिंग होती है। खासतौर पर ऐसे मैसेजेस जो आपके पास लगातार आते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया, आपका KYC रिजेक्ट हो गया, आपका बिजली बिल जमा नहीं हुआ, आपका लाइसेंस कैंसिल हुआ। इस तरीके के मैसेजेस में भी ये तय करना मुश्किल होता है कि मैसेज उस अथॉरिटी से आया है, उस कंपनी से आया है या कहीं और से इसका ये किसी स्पैमर का मैसेज है। तो TRI ने सारी टेलीकॉम कंपनियों से कहा था कि एक फॉर्मेट बनाएं, उस फॉर्मेट को बाकायदा प्रचारित किया जाए कि जब आपके मोबाइल पर वो मैसेज आए तो उसमें पता रहे कि किस कंपनी ने भेजा, उस कंपनी के बारे में जानकारी और वो क्या क्या सूचनाएं उसके अंदर दे सकती है। कंपनियां अभी फिलहाल इस पर हिलावाली कर रही हैं, उन्होंने ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं बनाया है। ये फॉर्मेट बनाने के बाद ही इस फॉर्मेट के भीतर आए हुए मैसेजेस को ही कंपनियां ग्राहकों तक ले जा सकेंगी। अब TRI ने कहा है कि अगर ये 2 हफ्ते के भीतर प्रक्रिया लागू नहीं की गई तो कंपनियों को आदेश दिया जाएगा कि वो जो टेलीकॉम का ऑपरेटर्स को इस बात का आदेश दिया जाएगा कि वो कंपनियों के इन मैसेजेस को कंप्लीटली ब्लॉक कर दें, कॉमर्शियल मैसेजिंग को, पेस्की मैसेजेस को पूरी तरह ब्लॉक कर दें जो इस निर्धारित ढांचे के तहत नहीं आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि DOT ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी को स्पेक्ट्रम मुहैया नहीं कराया जाएगा। ये खबर टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत के तौर पर देखी जा सकती है क्योंकि उनकी मांग थी स्पेक्ट्रम केवल टेलीकॉम कंपनियों को ही दिया जाए। हालांकि DOT ने यह स्पष्ट किया कि टेलीकॉम कंपनियों से लीज लाइन लेकर ब्रॉडबैंड स्थापित कर सकती हैं कंपनियां। सर ये U-टर्न क्यों लिया सरकार ने? ये एक बहुत बड़ा U-टर्न है। और जब हम 5G लाइसेंस के जारी हो रहे थे और 5G लाइसेंस के लिए बोलियां मंगवाई जा रही थी, तब सरकार की तरफ से कहा गया था कि वो एक नया चैनल रेवेन्यू का और टेलीकॉम सेक्टर में लिबरलाइजेशन का एक नया हिस्सा खोल रहे हैं। इस हिस्से का मतलब ये था कि जो पब्लिक ऑपरेटर्स हैं, जो पब्लिक नेटवर्क्स हैं, जैसे कि एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है BSNL, इसके अलावा अन्य कंपनियां भी प्राइवेट नेटवर्क बना सकेंगी जो कि इंटरप्राइज के लिए होंगे। जैसे कोई बड़ी कंपनी अगर देश के कई हिस्सों में काम कर रही तो अपना नेटवर्क बनाकर अपने कर्मचारियों और अपने कारोबारियों के बीच में 5G सेवाएं चला सकेगी। ऐसी स्थिति में इन्फोसिस, टाटा, लासन, GMR, जो बड़ी कंपनियां जिनके मल्टी स्टेट ऑपरेशंस हैं, उन्होंने इसमें उत्सुकता दिखाई थी और आगे आकर लाइसेंस लेने की कोशिश की थी। और ये लग रहा था कि भारत में प्राइवेट 5G नेटवर्क्स भी बनेंगे, इसके अलावा कि पब्लिक नेटवर्क हैं। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों का दबाव इस पर बहुत ज़्यादा था। टेलीकॉम कंपनियां, ये कॉर्पोरेट्स टेलीकॉम कंपनियों के सबसे बड़े ग्राहक हैं, यही उनको सबसे ज़्यादा फ़ोन और रेवेन्यू मिलता है। और इसलिए इस दबाव का असर ये दिखाई दिया कि टेलीकॉम कंपनियों की लामबंदी के बाद
सरकार ने अपनी 5G आवंटन की शर्तों से एक बड़ा बदलाव किया, उसको यू टर्न कह सकते हैं आप, कि वो सारी प्रक्रिया से पीछे हटते हुए सरकार ने कहा है कि DOT ने कहा है कि अब 5G के प्राइवेट नेटवर्क बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो पुरानी प्रक्रिया है, जैसा आपको शुभम ने बताया कि लीज नेटवर्क लेकर कोई भी कंपनी बना सकती है और लीज लाइनों के सहारे इंडिया में बहुत सारे सिस्टम्स चल रहे हैं, तो वो उस प्रक्रिया के तहत कोई कंपनी इन ऑपरेटर से लीज लाइनें ले सकती है। लेकिन मूल रूप से भारत में 5G सेवाएं देने का अधिकार इन्हीं लाइसेंसर्स के पास, इन्हीं ऑपरेटर्स के पास रहेगा। वो चाहे आप प्राइवेट यूज़र ग्रुप में ले जाएँ, क्लोज यूज़र ग्रुप में सर्विसेज लें, या फिर आप पब्लिक सर्विस के तौर पर अपने मोबाइल का कनेक्शन को लें। तो इस तरह से ये अध्याय है 5G में प्राइवेट नेटवर्क का लगभग बंद होता दिख रहा है। टेलीकॉम सेक्टर से अगली खबर वोडाफोन आइडिया से जुड़ी है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि वोडाफोन आइडिया की ओर से फंड की व्यवस्था में हो रही देरी चिंता का विषय है। गुरुवार को वोडाफोन आइडिया ने अपने तिमाही नतीजे भी जारी किए। तिमाही नतीजे में वोडाफोन आइडिया को घाटा कम होकर 6,419 करोड़ हो गया। एक साल पहले समान अवधि में उसे 6,563 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। परेशान क्यों है सर सरकार इतनी? वोडाफोन आइडिया के नतीजे निराश करने वाले हैं और परेशान करने वाले हैं। भविष्य की दृष्टि से भी घाटे में कोई बहुत बड़ी कमी नहीं हुई है। ग्राहकों का बेस बुरी तरह टूटा है। हमने आपको विस्तार से बता रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया लगातार अपने ग्राहक लूज कर रही। अब सरकार बहुत उलझन में दिखती है वोडाफोन को लेकर। ऐसा लगता है जैसे सरकार ने इस कंपनी को उबारने की कोशिश में अपने आप को ले जाकर एक मुश्किल में फंसा दिया। वो मुश्किल क्या है? वोडाफोन को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए जो वोडाफोन की लाइसेंस फीस बकाया थी, उसके ब्याज के तौर पर केंद्र सरकार ने 16,123 करोड़ रुपए वसूलने थे वोडाफोन से, और उस वसूली को केंद्र सरकार ने वोडाफोन में इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। यानी वो जो केंद्र को सरकार को मिलने वाली देनदारी थी, उस देनदारी को वोडाफोन में इक्विटी के तौर पर सरकार ने खरीद लिया और सरकार इस कंपनी में हिस्सेदार हो गई। ये एक अनोखा सा फैसला था। एक तरफ सरकार अपनी कंपनियों का विनिवेश कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, दूसरी तरफ एक प्राइवेट कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रही है। ये इसलिए इस उद्देश्य से किया गया था कि जो 16,123 करोड़ रुपए की तात्कालिक राहत मिली है कंपनी को, उसकी देनदारी नहीं देनी पड़ेगी। इसके बदले वोडाफोन के प्रवर्तक पैसा लगाएंगे, कंपनी को जिंदा करने की, रिवाइव करने की, चलाने की कोशिश करेंगे। इस प्रक्रिया को हुए लंबा समय बीत गया। अभी तक ना तो कहीं किसी बैंक ने बड़ा लोन दिया है, ना कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई बड़ी इक्विटी लगाई है वोडाफोन को रिवाइव करने में। इस बीच वोडाफोन बाजार में पिछड़कर ऑलमोस्ट घिसटते बाहर होने की, प्रतिस्पर्धा से तो बाहर है, लेकिन बाजार में अब सर्वाइव करने की स्थिति में मुश्किल में फंस गई है। सरकार ने ऐसा क्यों किया? सरकार को ये उम्मीद थी कि वोडाफोन को अगर वो मदद कर पाई तो बाजार में कम से कम दुओपोली नहीं होगी, दो कंपनियों का कब्जा नहीं होगा, एक कंपनी और होगी तो बाजार में कम से कम 3 कंपनियां होंगी ग्राहकों के लिए। लेकिन वैसा होता नहीं दिख रहा है, और इसलिए संचार मंत्री की जो चिंता या जो उनकी झुंझलाहट है वो इस बात से दिखती है कि सरकार वोडाफोन को मदद देकर कहीं ना कहीं जाकर फंस गई है, क्योंकि वोडाफोन के प्रमोटर्स वोडाफोन को रिवाइव करने के लिए कोई बड़ा निवेश करने को तैयार नहीं, और बैंकर्स इसे कंपनी को कर्ज देने को तैयार नहीं। ह्यूज डेट में दबी हुई कंपनी है वोडाफोन के पास विशाल कर्ज है, और बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। 5G नेटवर्क के एक्सपेंशन में वोडाफोन बहुत पीछे रह गई है। बाकी कंपनियों ने आमतौर पर पूरा बाजार बांट लिया है, दोनों कंपनियों ने, एयरटेल और जियो ने। नकदी संकट से जूझ रहे भारतीय स्टार्टअप के लिए एक राहत की खबर है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित 21 देशों से भारत के अनलिस्टेड स्टार्टअप में विदेशी निवेश पर एंजल टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन सिंगापुर, नीदरलैंड और मॉरिशस जैसे देशों से आने वाले निवेश पर एंजल टैक्स लागू रहेगा। इस साल बजट में DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को छोड़कर सभी गैर सूचीबद्ध कंपनियों में आने वाले निवेश पर एंजल टैक्स लगाने की घोषणा सरकार ने बजट में की थी। इस फैसले का पेंच क्या है सर? इस एंजल टैक्स वो टैक्स होता है जो स्टार्टअप में कहीं से विदेश से आने वाले या कहीं से भी जो निवेश आता है उस पर लगाया जाता है। इस टैक्स को लेकर सरकार ने इस साल बजट में काफ़ी सख्त प्रावधान किए थे, और ज़्यादातर स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट पर एंजल टैक्स लगा दिया था, जिसके बाद स्टार्टअप सेक्टर जो वैसे ही भी परेशान था पूंजी की महंगाई के कारण, विदेशी निवेशकों की बेरुखी के कारण और निवेश न मिलने के कारण, उसके लिए दोहरी दिक्कत थी। अब यहाँ सरकार ने एक बदलाव किया, ये भी एक किस्म का यू टर्न है, पर वो थोड़े से पेंच के साथ है। सरकार ने तय किया, अब सूचीबद्ध किया है कि 21 देशों से आने वाले स्टार्टअप वेंचर कैपिटल को, फंड को पर कोई इनका एंजल टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पर इसमें कई देश शामिल नहीं हैं, जिसमें शामिल हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, US, जापान, कोरिया आदि शामिल हैं। पर इनमें वो देश शामिल नहीं हैं जिन देशों से भारत में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे कि सिंगापुर, जैसे कि मॉरिशस।
इन देशों से जो देश इस सूची में शामिल नहीं किए गए हैं जहां से सबसे ज़्यादा स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट आता है, उसकी वजह यह है कि इन देशों में टैक्स से रिलेटेड कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनका फ़ायदा निवेश करने वालों को मिलता है। तो सरकार ने उन देशों को अब इससे अलग कर दिया है जहां से सबसे ज़्यादा निवेश आता था। शायद उसकी वजह है कि वहाँ ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं थी, और उन देशों को इसमें रखा है जहाँ से निवेश आने की संभावना है। स्टार्टअप इंडस्ट्री से कैसे एडजस्ट करेगी और इससे कैसे तैयार करेगी अपने आप को, ये देखना होगा। लेकिन एंजल टेस्ट के प्रावधानों में एक बड़ा बदलाव है जो सरकार ने घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। अगर आप अपने बैंक खाते में 2000 रुपए के नोट बड़ी संख्या में जमा करवा रहे हैं तो आपके घर इनकम टैक्स वाले पूछताछ के लिए आ सकते हैं, क्योंकि सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे बड़ी मात्रा में 2000 के नोट जमा करने वालों की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दें। बचत खाते में 10 लाख रुपए से अधिक और करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से अधिक के लेन देन की जानकारी बैंकों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए देना अनिवार्य है। सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे घेर सकता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दो तरह से इस मामले पर पहुंच सकता है, और इसलिए जब 2000 रुपए के नोट अब बाजार में धीमे धीमे चलन में आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इसमें कई सारे ऐसे नोट हैं जो लोगों के पास रखे हुए हैं, तो इनकम टैक्स के संभावित नियमों को लेकर बाजार में काफ़ी उत्सुकता है। तो जो संकेत हमें मिल रहे हैं वो दो तीन तरह से दिख रहे हैं। एक तो ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंकों से जानकारी मांग सकता है, और बैंकों की तरफ से संकेत दिया गया है कि अगर किसी अकाउंट में कैश में बड़ी संख्या में 2000 रुपये के नोट जमा होते हैं तो इनके बारे में सूचनाएं बैंक से उस बैंक खाता धारक के बारे में सूचनाएं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले सकता है। बैंक्स सारे खाता धारकों की सूचनाएं नहीं देते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सामान्य रूप से, लेकिन अब शायद इस व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन खातों पर करीब से नजर रखेगा जिनमें भले ही वो लिमिट के भीतर जमा कर रहे हैं, लेकिन अगर उनमें 2000 रुपये के ज़्यादा नोट्स का ट्रांजैक्शन दिख रहा है, जमा हो रहे हैं, तो उन पर नजर रखेगा। दूसरी चीज़ ये कि व्यापारी इस बात को लेकर पशोपेश में है। अभी कोई नियम स्पष्ट नहीं हुए कि उनके पास अगर 2000 रुपये की ज़्यादा नकदी उनके सामान्य बिजनेस कैश के तौर पर आ रही है, जो कि बिजनेस कैश में पहले नहीं होती थी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर भी पूछताछ कर सकता है। और इसलिए शुभम, कई जगह व्यापारियों ने अपने खरीदारी करने वालों से उनके पैन कार्ड और बाकी जानकारियां लेनी शुरू कर दी हैं। अब ये बिजनेस कैश हालांकि करंट अकाउंट की निर्धारित सीमा के तहत भी हो, लेकिन अगर वो 2000 रुपये के नोट में है, अगर 2000 रुपये के नोट, क्योंकि 50 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शंस की लिमिट है, पर उसमें 2000 रुपये के नोट अगर ज़्यादा हो सकते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के का संदेह इस बात पर हो सकता है कि क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या ये वो ब्लैक मनी थी जो लोगों के पास घरों में इकट्ठी थी और वो उसे ले जाकर सामान खरीद रहे हैं, जिसमें कि आईफोन, गोल्ड, इसके तौर पर। तो ये दो चीज़ें हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो आप हमारा एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न है, जो कई सारे लोग फाइल करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे मांगता है, उस एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न के जरिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नज़र रखेगा कि कितना पैसा 2000 रुपये के बड़े नोटों में कहाँ कहाँ ट्रांजैक्ट हुआ है। सर, बैंकों की इसमें भूमिका कितनी अहम होगी? बैंकों की भूमिका सबसे ज़्यादा अहम है। बैंक तीनों तरह से 2000 नोट रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे तो नोट नहीं जाएंगे, नोट यहाँ से इसके बाद तो खत्म हो जाएंगे 30 सितंबर तक अगर मौजूदा नियमों को माने। तो ये ऐसा टेंडर है जो 30 तारीख के बाद, मौजूदा सीमा के हिसाब से 30 के बाद तारीख के बाद लीगल नहीं रहेगा, यानी इसकी कानूनी वैधता खत्म हो जाएगी। तो जितना भी 2000 रुपये का नोट बाजार में बदलने के लिए आएगा, वो अंततः वो एक ही जगह आकर इकट्ठा होगा, बैंकों के पास आएगा, क्योंकि इसके बाद कहीं वो एक्सचेंज में तो नहीं जाना, बैंक ही उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। तो बैंक ही सबसे बड़ी सूचना का स्रोत है कि किसने कब, कहां, कितना, किस तरह से 2000 रुपये का नोट जमा किया है। इस मामले में अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई नियम स्पष्ट नहीं किए, पर जो संकेत मिल रहे हैं, जो इनकम टैक्स के लोगों से हमारी बात हो रही है, लोगों से, बैंक ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होंगे। वो ये बता सकते हैं कि किस व्यक्ति ने नगद में कितने नोट बदले, किस व्यक्ति ने अपने खाते में कितने पैसे जमा किए, और किस व्यापारी ने कितना पैसा 2000 नोटों में कलेक्ट करके बैंक में लाकर जमा किया है। तो बैंक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होने वाले हैं। और जो समय संकेत मिल रहे हैं कि बैंक अगर कोई बड़े ट्रांजैक्शन 2000 रुपये में देखते हैं किसी भी तरह से, किसी भी खाते में, तो उसे शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फ्लैग करेंगे, उनके पास लेके जाएंगे। सर, अगर कोई जमा करने जा रहा है 2000 के नोट, तो उसे क्या सतर्कता? अगर आप निर्धारित सीमा से ज़्यादा जमा कर रहे हैं तो अपने पास उसका हिसाब किताब स्पष्ट रखिए, साफ रखिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि ये पैसा इतना कहाँ से आया। अगर वो आपकी इनकम से ज़्यादा है, आय से ज़्यादा है, आपने इससे पहले 2-3 साल में जितने रिटर्न फाइल किए, उन रिटर्न की तुलना में आपका अचानक हुआ एक्सपेंडिचर, जो उस इनकम के रिटर्न की तुलना में अचानक बड़े नोटों में, 2000 रुपये के नोटों में अचानक कोई बड़ा एक्सपेंडिचर सामने आता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन के जरिए, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न के जरिए, ट्रेडर को दिए गए पैसे के जरिए, ट्रेजर के ट्रांजैक्शन के जरिए या बैंक के ट्रांजैक्शन के जरिए ये सूचना लेता है, तो आपके पास उसके दस्तावेज सबूत होने चाहिए कि आप बता सकें कि पैसा कहां से आया था। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर।
10 साल की बॉन्ड यील्ड और रेपो रेट के बीच का जो अंतर है वो घटकर 25 मई को 51 बेसिस पॉइंट रह गया है, जो फरवरी के पहले हफ्ते में 101 बेसिस पॉइंट था। ये अंतर 2017 के बाद अब तक का सबसे कम है। ये अंतर घटने की वजह सरकारी बॉन्ड की मांग बढ़ना और खुदरा महंगाई में आई कमी है। महंगाई में कमी आई तो रेपो रेट नहीं बढ़ी और सरकारी बॉन्ड की मांग निकली तो यील्ड टूट गई। तो इस वजह से ये दोनों का जो बीच का अंतर है वो कम हो गया। नागर विमानन नियामक DGCA ने संकटग्रस्त एयरलाइंस गो फर्स्ट से 30 दिन के भीतर एक व्यापक रिवाइवल प्लान जमा करने को कहा है। गो फर्स्ट ने इससे पहले कारण बताओ नोटिस का जो जवाब दिया था उसमें DGCA संतुष्ट नहीं है। गो फर्स्ट की उड़ानें बंद हैं और अभी इनके शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। DGCA ने गो फर्स्ट से पूरा ब्यौरा मांगा है कि उसके पास कितने विमान हैं, कितने पायलट हैं, कितने अन्य कर्मियों की ज़रूरत है। NCLT ने 10 मई को गो फर्स्ट के वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी आवेदन को स्वीकार कर लिया था। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म बर्नस्टीन ने रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो में रिलायंस इंडस्ट्री की यानी RIL की हिस्सेदारी का वैल्यूएशन आंका है। बर्नस्टीन के मुताबिक रिलायंस रिटेल में RIL की 85% हिस्सेदारी का वैल्यूएशन 111 अरब डॉलर है, यानी इस हिसाब से समूची कंपनी का वैल्यूएशन 130 अरब डॉलर बनता है। इसी तरह टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो में रिलायंस इंडस्ट्री की 66.5% हिस्सेदारी है और उसका वैल्यूएशन 88 अरब डॉलर आंका गया है। रिलायंस इंडस्ट्री इन दोनों कंपनियों का IPO ला सकती है, लेकिन अभी इसके लिए कोई टाइमलाइन तय नहीं की गई है। इंतजार काफ़ी लोगों को है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। सरकार ने लीव एनकैशमेंट के तौर पर मिलने वाली रकम पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गई है। नौकरी छोड़ने या रिटायर होने पर आपको छुट्टियों के एवज में जो पैसा कंपनी से मिलता है उसे लीव एनकैशमेंट कहते हैं। पूरे कैरियर के दौरान कुल मिलाकर 25 लाख रुपए पर ही टैक्स छूट है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पहले ये सीमा 3 लाख रुपए की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में इसकी घोषणा की थी। सर, कोई टिप्पणी आपकी? गो फर्स्ट के रिवाइवल प्लान पर सबकी निगाहें रहेंगी क्योंकि 30 दिन की समय सीमा मांगी है और अभी फिलहाल गो फर्स्ट की समस्या का समाधान कहीं से होता नहीं दिखाई दे रहा है। गो फर्स्ट की समस्या जहां से शुरू हुई थी वो इंजन से थी, क्योंकि प्रैट एंड विटनी जो कंपनी इंजन सप्लाई करती थी उसने इंजन आपूर्ति नहीं की थी। इससे गो फर्स्ट के विमान खड़े हुए थे और वहाँ से घाटा होना शुरू हुआ और कंपनी ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया। ताज़ा जो सूचना है उसके हिसाब से प्रैट एंड विटनी ने अमेरिका की एक अदालत को बताया है कि गो फर्स्ट का कोई हक, कोई राइट नहीं बनता है इंजन्स को वापस लेने के लिए। अब यहाँ से जब तक इंजन की समस्या का समाधान नहीं होगा, एक दूसरा जिन विमानों को लेकर गो फर्स्ट उड़ना चाहती है वो विमान लेसर उसे उड़ाने देंगे, जो लीजिंग कंपनियां उसे उड़ाने देंगी, या अभी वो NCLT में इसके खिलाफ सवाल उठाएंगी इन विमानों को लेकर। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इन दो महत्वपूर्ण वजहों के कारण गो फर्स्ट का रिवाइवल प्लान DGCA को कितना समझ में आएगा ये देखने की बात होगी कि DGCA के पास जो रिवाइवल प्लान जाएगा। और तीसरी चीज़ है कि गो फर्स्ट के पायलट्स भी नौकरियाँ छोड़कर जा रहे हैं, कर्मचारी भी कंपनी के भविष्य को लेकर सशंकित हैं। हालांकि गो फर्स्ट की तरफ से कहा गया है कि अगले महीने से उनके वेतन और बाकी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित रूप से शुरू की जाएंगी, लेकिन फिर भी ये जो तीसरा बड़ा हिस्सा है जो स्टाफ है वो स्टाफ क्या तैयार होगा उड़ाने शुरू करने के लिए, ये पता होगा। गो फर्स्ट ने 2 बार अपनी डेडलाइंस दी थी शुभम उड़ान शुरू करने की, उसके बाद फिर अब गो फर्स्ट ने कोई नई समय सीमा तय नहीं की है उड़ान शुरू करने की और 30 दिन के अंदर हमारे सामने ये स्पष्ट हो जाएगा अगले महीने के अंदर कि ये विमान सेवा दोबारा उड़ान भर सकेगी कि नहीं। इसी बीच इसी 30 दिन में NCLT में भी गो फर्स्ट को लेकर काफ़ी गतिविधियाँ सामने आने वाली हैं। अब आपको 3 ज़रूरी बातें और बतानी हैं। पहली ज़रूरी बात ये कि अगर आपने अभी तक Money9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वो तो डाउनलोड कर लीजिए और इसके साथ साथ वेबसाइट पर जाना जरूर शुरू कीजिए। Money9 की वेबसाइट पर कुछ बहुत खास है। आज हमने दिन की सबसे बड़ी खबर में बात की 2000 रुपये के नोट की। Money9 की वेबसाइट पर एक एक्सक्लूसिव सेक्शन है जहां हम किसी एक खबर पर विस्तार से कवरेज करते हैं। आज ये कवरेज 2000 के नोट पर है। आप जाइए और 2000 के नोट से जुड़ी जो भी संभावित खबरें हो सकती हैं, एंगल हो सकते हैं, वो आप यहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी तमाम और खबरें हैं, जैसे कि एक टर्म इंश्योरेंस कंपनी का मुकाबला है, क्या भाले पर भारी पड़ेगा बल्ला। अब आप सोच रहे होंगे टर्म इंश्योरेंस में भाला और बल्ला कहाँ से आ गया, तो ये आपको वहाँ जाकर पता चलेगा। आज गेस्ट कौन से शेयरों को खरीदने की सलाह दे रहे हैं, ये भी आप अभी खरीदने हैं तो खरीदिए ये शेयर, ये आपको वहाँ पर पता चलेगा। मेडिकल उपकरण पर जो आपको जानकारी दी गई और विस्तार से इस खबर को पढ़ना चाहें, अनचाही कॉल्स मैसेज पर कैसे रोक लगेगी, इस खबर को विस्तार से पढ़ना चाहें तो आप Money9 की वेबसाइट पर आइए। अब सबसे बड़ी खबर क्या थी, 2000 के नोट की। 2000 के नोट से जुड़ी 2 जानकारियाँ और हैं। एक जानकारी तो आप वेबसाइट पर जाकर पढ़िए, दूसरा बुरा ना मानो टैक्स से जरूर देखिएगा इस हफ्ते का, वो भी 2000 के नोट पर ही है। इनकम टैक्स वाले कैसे आपके पीछे पड़ सकते हैं, 2000 का नोट कैसे आपके घर इनकम टैक्स वालों को भेज सकता है, ये भी आपको बुरा ना मानो टैक्स से में पता चलेगा। अच्छा, मनी सेंट्रल में हम आपको खबरें बताते हैं, अंशुमान जी उनका विश्लेषण करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ सवाल जरूर होंगे 2000 रुपये के नोट से लेके। तब आप क्या करें, तब आप ये करिए कि सोमवार का हेलो Money9 देखिएगा 4 से 4:30 बजे का।
हम जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने साथ लेकर आएंगे किसी, और वो आपके 2000 रुपये से नोट से जुड़े आपके दिमाग में जो सवाल आ रहे हों, जमा करूं, बदलूं, नहीं बदलूं, कितने जमा करूं, क्या तरीका है, इनकम टैक्स में कैसे दिखाऊं, नहीं दिखाऊं, ये जितने भी सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं इन सबको बटोर लीजिए और हमको 9311121874 जो हमारा नंबर है उस पर भेज दीजिए। और आपको उस दिन 4 से 4:30 बजे हमारे साथ जुड़ना है, हमारी टीम आपके साथ जुड़ेगी और हमारे एक्सपर्ट से आपके 2000 रुपये से जुड़े जो भी सवाल हैं उनकी जानकारी देगी। तो पहली बात, बुरा ना मानो टैक्स से देखिए, दूसरी बात सवाल पूछिए, तीसरी बात वेबसाइट पर जाइए। तो चलिए अब आखिरी बात कि आपसे अगली मुलाकात होगी रविवार को सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिकम में। सर वहाँ क्या खास होगा? हाँ शुभम, इस बार के इकोनॉमिकम में हम रुपए से जुड़ी हुई जो तमाम चर्चाएं हैं उनके संदर्भ और उनके पीछे जाने की कोशिश करेंगे। आखिर भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचने में दिक्कतें क्यों आती हैं? क्या वजह है कि रुपए का सिक्का दुनिया में चल नहीं पाता? अभी पिछले 1 साल में हुई सारी कोशिशों का नतीजा क्या निकला और क्यों वो कोशिशें अब दम तोड़ गई? भारतीय रुपए में इतनी ताकत क्यों नहीं दिखती कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रेड में शामिल हो सके? इस पूरे सवाल की, जिस सवाल पर आपने पूरे साल भर में बहुत कुछ सुना पढ़ा होगा, हम पूरे विस्तार से पड़ताल करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि चीन ने ऐसा क्या किया तमाम खामियों के बावजूद जो भारत नहीं कर पाया अपने रुपए के लिए, और भारत को क्या करना ज़रूरी है भारतीय मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने और ट्रेड में स्थापित करने के लिए। इस पर विस्तार से देखिए इस बार के इकोनॉमिकम में। तो ये था इकोनॉमिकम का विषय। इस बार इकोनॉमिकम को ज़रूर देखिएगा और ये भी आपको बता दूं कि अगर आप ये वाला इकोनॉमिकम देखना चाहते हैं तो आपको मनी9 का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इकोनॉमिकम आपको सिर्फ ऐप पे मिलेगा। यही इकोनॉमिकम यूट्यूब पर 1 हफ्ते बाद आता है, तो 1 हफ्ते का इंतज़ार क्यों करना, ऐप डाउनलोड कीजिए और इकोनॉमिकम का इस हफ्ते का इकोनॉमिकम इसी हफ्ते देख डालिए। चलिए फिलहाल दीजिए इजाज़त, सोमवार को फिर आऊँगा नया संस्करण लेके मनी सेंट्रल का। नमस्कार।